everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. So इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इस पूरे चैप्टर को मैं पीपीटी के अलावा इस आपकी जो बुक की पीडीएफ है उसमें से पढ़ाना प्रेफर करूँगी, बिकॉज देयर आर लेंदी थियोरीज जो कंटेन करती है आपके कुछ डायग्राम्स, तो आपको वो आपकी बुक में से फॉलो करने होंगे। तो पीपीटी में भी हम समझेंगे कुछ चीज़ें जो समझानी डिफ़िकल्ट हो सकती है, वो हम पीपीटी में देखेंगे। लेकिन इस बार मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली यूज़ करूँगी आपके बुक की जो पीडीएफ है एनसीईआरटी की वो। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि एटम के अंदर कौन कौन से एलिमेंट, यानी एलिमेंट नहीं बोलेंगे, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अभी हमें इस टाइम में पता है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत साइंस पढ़ के आए हैं स्टैंडर्ड 10th में, तो हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नाम के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट को पता नहीं था बैक देन ईयर्स अगो कि जब एटम की जो डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब पता नहीं था कि एटम के अंदर कौन कौन से जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल्स हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसके बेसिस पे हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नाम के जो पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, उसका चार्ज क्या है, प्लस उसके साथ हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एज वेल। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू कब हुई? इन मिड 1850s। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट करा हुआ पार्ट है वो आपको कॉन्सेप्ट बताता है। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप ले सकते हो। इन सभी लाइंस में से आपको एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में या फिर 2 मार्क में। आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपको आ सकते हैं। दैट्स वाई आई जस्ट हाईलाइट दिस पार्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप समझ लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एमसीक्यू या फिर 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई स्टार्ट, वो मिड 1850s में हुई और फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने उसे शुरू किया था। अभी फेराडे नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ग्लास की एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ये ग्लास की ट्यूब है जिसे हम बोलेंगे कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलेंगे हम इसको? कैथोड रे ट्यूब। इस ग्लास की ट्यूब के अंदर 2 मेटल के थिन पीसेस थे। थिन पीस ऑफ 2 मेटल आर कंटेन। ये जो मेटल के पीसेस है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड। अभी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे हम बोलेंगे कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे हम बोलेंगे एनोड। समझ आया? इसे हम याद कैसे करेंगे? के मा ए प, यानी कि कैथोड माइनस एनोड प्लस। ठीक है, याद रहेगा, के मा ए प। यहाँ से हाई वोल्टेज को इंसर्ट किया जाता है और यहाँ पे जो वैक्यूम पंप है इससे जो प्रेशर है वो बहुत ही लो किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि सबसे पहले कैथोड रे ट्यूब ली, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने लिया। ये ट्यूब किसकी बनी थी? मेड अप ऑफ ग्लास कंटेनिंग 2 थिन पीसेस ऑफ मेटल, जिसको हमने बोला इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने लो प्रेशर करा और वोल्टेज बहुत ही हाई दिया। ठीक है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर पे हमें क्या देखने को मिला कि करंट फ्लो कर रहा है, स्टार्टिंग फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन अ ट्यूब फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड से लेके एनोड तक आपको पार्टिकल्स की मूवमेंट देखने को मिली। कब देखने को मिली? जब बहुत ही हाई वोल्टेज था और बहुत ही लो प्रेशर था। ठीक है, तब आपको पार्टिकल्स की एक मूवमेंट देखी गई जो कैथोड से लेके एनोड तक की थी। और ये जो पार्टिकल की मूवमेंट्स दिखाई दी, यानी कि ये जो आपको रेज दिखाई दिए गए, उन्होंने उनको बोला कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स। ठीक है, further checked by making a hole in an anode and coating a tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide। अब उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो आपकी ट्यूब है, ये जो कैथोड रे ट्यूब है, यहाँ पे ये आपका एनोड है, जो रेड दिखाया गया है वो एनोड है। तो एनोड के अंदर उन्होंने होल कर दिए गए इस तरीके से। ये आपको डॉटेड लाइन है, यहाँ पे आप देखो कि एनोड जो है वो स्ट्रेट है, यानी कि इसके अंदर कोई होल नहीं है। अभी उन्होंने क्या किया, एनोड के अंदर होल कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वो होल है। और जो कैथोड रे ट्यूब का जो ये पिछला जो सरफेस है, जो एनोड के पीछे है, यहाँ पे उन्होंने जिंक सल्फाइड यानी कि फॉस्फोरेसिन मटेरियल उन्होंने कोट कर दिया। यहाँ पे जिंक सल्फाइड कोट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, जब हाई वोल्टेज दिया गया तब यहाँ से जो कैथोड रेज आ रहे हैं वो एनोड के बीच में से जाके यहाँ पे टकराएंगे,
ताकि आपको एक यहाँ पे उसका पर्टिकुलर नाम दिया गया ब्राइट स्पॉट। आपको ब्राइट स्पॉट आपको दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा? जिंक सल्फाइड का जो यहाँ पे कोटिंग है वहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखेगा। यानी हम जो है इस एक्सपेरिमेंट में तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल मूव कर रहे हैं कि नहीं इसका जो कंफर्मेशन है वो हमने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब यहाँ पे एनोड में हमने होल करे और यहाँ पे जिंक सल्फाइड फॉस्फोरेसिन मटेरियल हमने लगा दिया, तो जब हाई वोल्टेज दिया गया तब ये जो रेज यहाँ से आके टकराएगी तो यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। इससे कंफर्म हुआ कि जो भी रेज है या फिर जो भी पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड वो मूव कर रहे हैं और यहाँ पे वो टकरा रहे हैं ताकि हमें टकराने से ब्राइट स्पॉट मिल रहा है। अभी इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कौन कौन से कंक्लूजन निकाले वो हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इस तरफ ले लेती हूँ पीडीएफ को ताकि आपको ये दिखाई दे। ये जो कंक्लूजन है वो कौन से थे? सबसे पहले तो द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टवर्ड्स द एनोड। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देख रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से निकल के एनोड तक जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से निकल के पॉजिटिव एनोड तक अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिस रेज themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, phosphorescent और fluorescent material, जो हमने यहाँ पे कोट करा जिंक सल्फाइड। ठीक है, जिंक सल्फाइड की हेल्प से हमने उसका जो बिहेवियर है themselves are not visible, वो सबसे पहले विजिबल नहीं थे, तो विजिबल हो इसके लिए हमने जिंक सल्फाइड का जो फॉस्फोरेसिन मटेरियल है वो कोट करा और तब हमें पता चला कि वो स्ट्राइक हो रहे, ब्राइट स्पॉट हमें दिख रहे हैं। तब हमें पता चला कि वो कैथोड से निकल के एनोड तक आ रहे हैं, विजिबल है। ठीक है, तो ये विजिबल होने का काम हमने कैसे करा? तो फॉस्फोरेसेंट और उसे फ्लोरोसेंट मटेरियल बोलते हैं, उसकी यूज़ से करी। अब आप जब टेलीविज़न देखते हो, टेलीविज़न पे हमें जो पिक्चर दिखाई देते हैं वो पिक्चर हमें कैसे दिखाई देते हैं? एक स्क्रीन है, उसके ऊपर जिंक सल्फाइड का फॉस्फोरेसिन या फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया हुआ है। जब हाई वोल्टेज, जब हम पावर ऑन करते हैं तब हाई वोल्टेज होता है और वो हाई वोल्टेज जब स्क्रीन के ऊपर टच करेगा तो आपको इमेज दिखेगी, यानी कि ब्राइट स्पॉट दिखेगा और जो ब्राइट स्पॉट मिलकर आपको पूरी इमेज दिखती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसिन का। समझ में आए? तो ये जो रेज है वो देमसेल्फ आर इनविजिबल, वो इनविजिबल थे, लेकिन फॉस्फोरेसेंट और फ्लोरोसेंट मटेरियल की वजह से हम इसे देख पाए। थर्ड कंक्लूजन क्या था? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब हमने हाई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हमने दोनों तरफ से मैग्नेट नहीं लगाया है। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंस में जब नोटिस करते हैं तो ये जो रेज है सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जो वेव होती है, वेव में जो ट्रैवल करते हैं, वैसे ही सिमिलर जो वेव है वो हमें दिखाई दिए इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में जो रेज है वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा तब इनकी जो मूवमेंट है वो किसके सिमिलर दिखाई दी गई? नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मूवमेंट से सिमिलर हमें दिखाई दी, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज जो है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे और उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? सबसे पहले तो वो कैथोड से निकलकर एनोड तक अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे तभी वो एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुए। समझ में आया? उनका बिहेवियर हमने कैसे देखा? यूजिंग ऑफ फॉस्फोरेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यानी कि जिंक सल्फाइड के थ्रू हमने ब्राइट स्पॉट देखा। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन जब हमने कोई इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तो उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो मूवमेंट है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के सिमिलर हमें दिखाई दी गई। इसकी वजह से हमने जो ये कैथोड रेज पार्टिकल है उनको बोला इलेक्ट्रॉन्स।
अभी ये जो कैथोड रेज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो हमने जो मटेरियल यूज़ किया है इलेक्ट्रोड को बनाने में, इलेक्ट्रोड जो कैथोड और एनोड को बनाने में हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उस मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगा। और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो भी गैस प्रेजेंट होगा उसके नेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड नहीं करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट किसने किया था, साइंटिस्ट फेराडे ने किया था। कब किया था, इन मिड 1850s में। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दस वी कैन कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल द एटम्स। ये एटम के अंदर एक पार्टिकल होगा जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सभी एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रॉन से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन, चार्ज टू मास रेशियो है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशियो क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई चार्ज होगा, टू मास यानी कि अपॉन में हम मास लिखेंगे उसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास, तो उसका एक रेशियो आएगा, ठीक है। अभी ये हमने कैसे डिसाइड किया, तो जे थॉमसन नाम की जो साइंटिस्ट है वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट है और उन्होंने मेजर्ड किया रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज और उसका मास यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास me by using cathode ray tube and applying electric and magnetic field perpendicular to each other as well as path of electron। इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है उसके परपेंडिकुलर और ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल में ये जो है वो उन्होंने अरेंजमेंट करवाई, ठीक है। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रैवल पाथ है उसके परपेंडिकुलर होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इस डायग्राम को हम फॉलो करेंगे पर्टिकुलर इस थ्योरी के लिए। जब उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया था तब जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट था वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन में था, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बी पे जाके स्ट्राइक होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक होंगे कैसे पता चल रहा है, तो फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है जिंक सल्फाइड की उससे पता चल रहा है। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम बैलेंस में लगा रहे हैं, तब यहाँ पे जो है बी स्पॉट पे यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं। अब जब हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही लगा रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को लगा रहे हैं, तब इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन होगा यहाँ से और वो ए पे स्ट्राइक होगा। अब वो स्ट्रेट नहीं जा रहा, अब वो ऊपर की तरफ जा रहा है और हमें ए के ऊपर स्पॉट दिखेगा। जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लिया, अब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को लगा रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, अब वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होके यहाँ पे सी पे आपको एक स्पॉट मिलेगा, ठीक है। अभी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो आपके साइंटिस्ट हैं, वेट, जे थॉमसन जो है साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट करी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। उन्होंने क्या बोला कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू, ठीक है, कोई भी पार्टिकल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ग्रेटर इज़ द इंटरेक्शन विथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दस ग्रेटर इज़ द डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी इंटरेक्शन होगी किसके साथ, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और उतना ही ज़्यादा उसका डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सबसे पहली आर्ग्यूमेंट करी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्रैक्शन, जितना उसका मास कम होगा, लाइटर यानी कि लाइट एटम यानी कि उसका मास कम है, हैवी एटम को हम क्या बोलेंगे, उसका मास ज़्यादा है, तो लाइटर एटम को हम क्या बोलेंगे कि उसका जो मास है वो कम है। तो जो भी पार्टिकल है जो अगर वो लाइटर होंगे, उसका मास कम होगा, तो उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। आप एक बहुत ही मोटे इंसान को ले लो, अगर आप उसे धक्का मारने की कोशिश करोगे, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करोगे, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत ही पतले इंसान को ले लो, आप उसको थोड़ा सा धक्का मारोगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो अपनी पोजीशन बदल लेगा। सेम
यहाँ पे बोल रहे हैं कि लाइटर द पार्टिकल, जितना भी पार्टिकल लाइटर होगा उसका मास जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम ये बोल सकते हैं कि जो भी पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है और उसका जो मास है वो कम है। चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा है और उसका जो मास है वो कम है, ये हम बोल सकते हैं। चलिए तीसरी आर्ग्यूमेंट क्या करी, द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or strength of magnetic field. स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है, अभी हमें डिफ्लेक्ट करवाना है। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, स्ट्रेट लाइन से हमें जो डिफ्लेक्शन करवाना है, अगर हमें डिफ्लेक्शन को ज़्यादा करवाना है तो हम इलेक्ट्रोड के बीच में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो हमें हाई देना होगा, या फिर जो हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ा देनी होगी। सिंपल ये बोल रहे हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन वाज एबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ E बाई एम ई। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमें जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिली, ठीक है, पहले ए पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो सी पे डिफ्लेक्ट हुआ, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। तो ये जो डिफ्लेक्शन की वैल्यूज़ मिली उसके बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करा, कितना 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम इंटू किलोग्राम इनवर्स। कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का यूनिट है और किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है, जैसे हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे जो -e से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने, ये तो हमने देखा कि जे थॉमसन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करके देख दिया। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है सेपरेट हम देखेंगे और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो चार्ज किसने डिटरमाइन किया, तो R.A. मिलिकन नाम की जो साइंटिस्ट है उन्होंने चार्ज दिया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने कैसे डिटरमाइन किया, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसके अंदर दिया गया है, ये जो है इसका डायग्राम है। अभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता इसलिए हम पूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस नहीं करने वाले, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू R.A. मिलिकन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो हमें दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जिसे हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आज के टाइम में 1.602176 इंटू 10⁻19 कूलम ज़्यादा जो उसकी जो ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हम इसे कंसिडर करते हैं चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अभी हमें मास ढूंढना है, हमारे पास है चार्ज टू मास रेशियो और हमारे पास है चार्ज। तो अब हम मास कैसे ढूंढेंगे, मास का अगर हम इक्वेशन लिखें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का ई लिखा है यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज डिनोट कर रहे हैं, अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, तो चार्ज टू मास रेशियो को हमने अपॉन में लिया है, तो यहाँ पे चार्ज अपॉन चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। अभी हम इसको कैंसिल आउट करें सिंपल वे में, तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी और जो मास की वैल्यू जो इसके अपॉन में है वो अभी ऊपर चली जाएगी me, यानी कि यही आया, दोनों इज इक्वल हो गए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू लिखेंगे जो हमने साइंटिस्ट R.A. मिलिकन ने दी, कितनी वैल्यू दी, 1.60 वाली जो वैल्यू है वो दी, और चार्ज टू मास रेशियो जो हमने ऊपर देखा जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट से निकाला, डिफ्लेक्शन की वैल्यू से निकाला, वो ये वाला है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको जो मास की वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू वो इतनी दिखाई देगी, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का मास, ये जो है इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू और ये आपको मिलेगा चार्ज टू मास रेशियो। अभी अगर आप ये जो चार्ज है उसके अपॉन में ये जो मास हमने फाइंड आउट करा है उसको हम डिवाइड करेंगे तो आपको सिमिलर वैल्यू मिलेगी, ये चार्ज टू मास वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ख़त्म करा इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज हमने देखा
और चार्ज टू मास रेशियो भी हमने देखा। अब जो लास्ट पोर्शन है इस वीडियो का वो हम देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। चलिए, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैरिड आउट इन मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब led to discovery of canal rays carrying positively charged particles। कैथोड रे ट्यूब को थोड़ी सी मॉडिफाई करी और उसके अंदर वापस से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का जो हमने एक्सपेरिमेंट करा वो हमने जब कैरिड आउट करा तब हमें क्या मिला, कैनल रेज मिले। कैनल रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स शो करते हैं। कैनल रेज कैरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये जो कैनल रेज है उसके अंदर कौन से पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अभी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें यहाँ पे लिस्ट डाउन करके दी गई है। अनलाइक कैथोड रेज जो हमने ऊपर देखे, इलेक्ट्रॉन जो हमने देखा, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, दिस आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन है उसका जो मास है वो हमने जो गैस लिया है कैथोड रे ट्यूब के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो उस गैस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये अपोजिट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेम बोल रहे हैं कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस ओरिजिनेट। जिस गैस से ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो हमें मिले हैं, ऑब्टेन हुए हैं। यहाँ पे क्या बोला है हमें कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन है। ठीक है, गैसियस आयन है, और ये जो गैसियस पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसका जो मास टू चार्ज रेशियो है या फिर चार्ज टू मास रेशियो है वो भी गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस गैस में से ये मिले हैं हमें, जिस गैस में से हमें ये ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है उसको अगर हम किसी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो उसका जो चार्ज आएगा वो हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का चार्ज मिलेगा। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू द ऑब्जर्व टू इलेक्ट्रॉन और कैथोड रेज। यानी कि हमने क्या देखा कि जब हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा तब जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस यानी कि कैथोड से निकल करके एनोड तक ट्रैवल कर रहे थे। अब जो ये पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ से निकलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज एनोड से निकल के कैथोड तक ट्रैवल करेंगे, तो अपोजिट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके एकदम अपोजिट होगी। वो गैसेस मोलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो डिपेंड नहीं कर रहा था, जबकि यहाँ पे जो गैसेस हमने मोलिक्यूल यूज़ करे हैं इन द कैथोड रे ट्यूब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से निकल के एनोड तक जा रहे थे, जो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयन है वो एनोड से निकल के कैथोड तक जाएंगे, तो इसकी जो अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखने को मिली। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटर पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस जो है उसमें से हमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिले वो स्मॉलेस्ट थे यानी कि सबसे छोटे, और लाइटेस्ट यानी कि उसका मास जो है वो सबसे कम है। और जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी, 1990s में हुई थी। अभी लेटर ए नीड वॉज लेफ्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स। एटम के अंदर हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके सामने हमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी मिले, तो पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव मिल गया, अभी न्यूट्रल भी तो चाहिए। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स जो है उसकी जो डिस्कवरी है वो हमने हमारे साइंटिस्ट ने की थी, चैडविक 1932 में की थी। चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने 1932 के अंदर क्या किया, तो थिन शीट ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम यानी कि Be, तो बेरिलियम की एक थिन शीट ली और उसके ऊपर बम्बार्डिंग कराई किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं हम अगले चैप्टर्स के अंदर देखने वाले हैं। सो अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो बम्बार्डमेंट कराई और उन्हें जो पार्टिकल्स मिले उसका जो मास है वो स्लाइटली ग्रेटर देन दैट प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो मास है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इस पार्टिकल्स का वेट मिला यानी कि मास मिला, और इस पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थे, और उस न्यूट्रल पार्टिकल्स को उन्होंने बुलाया न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, तो ये जो हमारी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन थी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो पोर्शन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है।
ठीक है। यहाँ से आपको 1 मार्क के जो MCQ है वो निकल के आ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में किन किन साइंटिस्ट का रोल है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेराडे ने इस स्टडी को बिगिन किया था। ठीक है, तो फेराडे के बाद यहाँ पे आपको जे थॉमसन आएंगे। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज टू मास रेशियो है वो दिया। देन चार्ज और मास को ढूंढने का काम किया था आर ए मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये 3 साइंटिस्ट जो है उनका नाम आपको याद रखना होगा। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की। आप ईयर याद रखो ना रखो, ज़्यादातर ईयर नहीं आते, नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल बेसिक थिंग ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। हमने ये जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन ख़त्म करा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम जो एटॉमिक मॉडल्स हैं, एटॉमिक मॉडल्स आपके थियोरी के अंदर दिए गए हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एक ये दिया गया है। देन रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम ये एक दिया गया है, वो हम देखेंगे। और रुथरफोर्ड मॉडल जो आपका है, ड्रॉबैक ऑफ रुथरफोर्ड मॉडल, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये पोर्शन कवर करने वाले हैं कि जो आपका थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है, रुथरफोर्ड का मॉडल है, और रुथरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं, यानी कि वो फेल क्यों हुआ, तो वो हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट है बोर्स मॉडल, उसके बाद जो तीसरा मॉडल आएगा आपका बोर्स मॉडल, उसका जो डेवलपमेंट है वो हम उसके बाद के वीडियो में से शुरू करेंगे। सो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर चीज़ें समझ में आई होगी। एंड इसी तरीके से हम इस PDF में से जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।